हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की मेरी क्लास 11th क्लास के लिए है, तो इसीलिए हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हैं। लास्ट क्लास में मैंने अकाउंट्स में एक वीडियो बनाई थी जो री एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए थी कि वो री एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज उन्हीं की उस चांसेस को और एनहेंस करेगी। साथ ही साथ जो इस साल 11th में स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगी कि वो ये समझ पाएँ कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्योंकि अकाउंटिंग उनके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो इसलिए वो उस अकाउंटिंग को समझ पाएँ, इसके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी उनके लिए। आप वीडियो को आखिर तक देखें, आपको डेफिनेटली अकाउंटिंग क्या होती है ये समझ में आ जाएगा। तो आज के जो हमारे टॉपिक हम इसमें करेंगे, एक हिस्ट्री करेंगे हम, फिर उसका मीनिंग या जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं वो करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, साथ ही साथ हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम करेंगे। हम वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बस आप लास्ट तक अगर इसमें कंसंट्रेट करेंगे तो आप ज़रूर इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और री एग्ज़ाम वाले बच्चे जो हैं वो ईज़िली अपने 5 से 6 मार्क्स ज़रूर कंफर्म कर लेंगे। तो शुरुआत हम इंट्रोडक्शन से करते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो मीनिंग हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मीनिंग को समझेंगे और समझेंगे कि क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे अकाउंटिंग शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई, इंडिया में कब आई, ये सब देखेंगे। तो अकाउंटिंग का जो बीज था, मतलब कि सबसे पहले जब ये शुरू हुई, तो जब उनको नहीं पता था कि इसका नाम अकाउंटिंग है, तो ये बेबीलोनिया एक प्लेस है इजिप्ट, वहाँ पर ये शुरू हुई और 4000 BC में शुरू हुई। और उस समय हमने उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया था जो पेमेंट ऑफ वेजेस से संबंधित थी और या टैक्सेस से संबंधित थी, और जो वहाँ के राजा थे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती थी क्ले टैबलेट पर। तो शुरुआत इसकी यहाँ से हुई अकाउंटिंग की, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना यहाँ पर शुरू हुआ। जब तक शायद जो अकाउंटिंग आज हम कर रहे हैं वो नहीं थी, बट इसकी जो शुरुआत हो गई थी, बीज जो डल गया था वो जब डल चुका था। उसके बाद ये ग्रीस और रोम में भी एप्लीकेबल हुई 7000 BC से 4000 AD के बीच में। डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड वहाँ पे किया गया, रिसिप्ट का, पेमेंट का, इन सब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उन्होंने वहाँ पर रखना शुरू किया था, अकॉर्डिंग टू जो भी वहाँ पर राजा थे उनके अकॉर्डिंग। चाइना में भी ये जो है 2000 BC के आसपास स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ पर भी इसको हमने, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारे ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकते, तो इसलिए लोगों ने, जो भी वहाँ पे एम्परर थे, उन्होंने कहा, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था। तो आप पूछेंगे अब फिर इंडिया में कब स्टार्ट हुई, तो इंडिया में स्टार्ट कब हुई ये भी देख लीजिए। अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया कुड बी ट्रेस्ड, माना जा सकता है कि जब 23 सेंचुरीज में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से संबंधित। तो हमारे यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के थ्रू हमारे यहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था। तो ये हिस्ट्री थी इसकी, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। अब आता है मीनिंग एंड डेफिनीशन। तो शुरुआत हम मीनिंग से करते हैं, तो 2 डेफिनीशन लेते हैं, वही में अपने आप मीनिंग आपको क्लियर कर देंगी। तो पहली डेफिनीशन जो है वो ये कहती है कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। किसको रिकॉर्ड करना है, किसको क्लासीफाई करना है, किसको समराइज करना है? उन ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को जिनको हम मनी की टर्म में लिख सकें, और वो इस तरीके से हों कि वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो, और उन सब का नेचर एटलीस्ट कम से कम किसका हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो। और उसके बाद जब ये आर्ट से मैं रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग कर लूँ, उसके बाद मुझे इसे इंटरप्रिटेट करना होता है यूज़र्स को, तो इसका रिज़ल्ट फिर मुझे इंटरप्रिटेट कर सकें, ये अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है। अभी आप इतना समझो
कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है तो उसको आप लिख लीजिएगा। ये अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन है। दूसरी हमें ये बताती है कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेज़र करते हैं उनको, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड में हम ये 3 काम करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग, ये तीनों काम रिकॉर्ड में होंगे। और जो इंटरप्रिटेशन है उसको हम कम्युनिकेटिंग कहते हैं। और फिर कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा था कि वो फाइनेंशियल होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा हो, फाइनेंशियल हो। तो इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू जो भी उसके यूज़र हैं इंटरेस्टेड हैं उस इंफॉर्मेशन में। तो ये अकाउंटिंग का मीनिंग है। तो यहाँ से आप यही समझिए कि अकाउंटिंग वो प्रोसेस है या वो आर्ट है जिसके थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन जिनका कैरेक्टर फाइनेंशियल है, मतलब कि जिनको हम पैसे में मेज़र कर सकते हैं, उन सबको, और जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो, मतलब कि जिनका बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंस हो, उनको हमको रिकॉर्ड कर कर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर, क्लासीफाइंग कर कर, फाइनेंशियल बैलेंस स्टेटमेंट को बनाकर उसको कम्युनिकेट करना होता है जो भी यूज़र होते हैं उनको। तो ये कहलाती है अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा था। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग जो अभी हमने पढ़े उन्हीं को। सबसे पहले वो एक इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। कोई भी जो बुक्स में मैं रिकॉर्ड करूँगा ऐसी हर चीज़ जो है वो इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। तो एन इकोनॉमिक इवेंट इज़ नोन एज हैपनिंग ऑफ ए कॉन्सिक्वेंसेज टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ए ट्रांजेक्शन विच इज़ या आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता ही है कौन सी होती है, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी हर ट्रांजेक्शन को जिसको मनी में रिकॉर्ड किया जा सकता है उसको मैं बुक में रिकॉर्ड करता हूँ, उसी को मैं इकोनॉमिक इवेंट के रूप में आइडेंटिफाई करता हूँ। तो उसके एग्जांपल क्या है ये देखिए। पहले आप जब कस्टमर को आप कोई भी चीज़ बेचते हो वो उसका एग्जांपल है। आप कोई भी सर्विस रेंडर करते हो अपने कस्टमर को, वो भी उसका एग्जांपल है। आप कच्चा माल खरीदते हो सप्लायर से, वो भी उसका एक एग्जांपल है। आप मंथली रेंट देते हो अपने लैंडलॉर्ड को, वो भी उसका एग्जांपल है। तो ये सब एग्जांपल इकोनॉमिक इवेंट के हैं जिनको हम मनी की टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऐसी हर ट्रांजैक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन ही है। तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन को। इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज़ एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो दो चीज़ें यहाँ ज़रूरी हैं आइडेंटिफाई जब हम करें किसी भी ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन क्या होती है मैं आपको बता दूँ। देखो सबसे पहले अगर आपको ट्रांजैक्शन समझना है तो आप हिंदी में समझ लीजिए उसको, कि उसको हम लेन देन कहते हैं। तो ऐसा कोई भी लेन देन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे बिजनेस में हो रहा है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। बस आपको क्या देखना है कि ट्रांजैक्शन कहने से पहले वो फाइनेंशियल नेचर का हो, मतलब कि पैसे का लेन देन हो किसी भी रूप में। और दूसरा वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो। ऐसा ना हो कि पैसे से लेन देन तो हो उसका पर वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ना हो। जैसे अगर बिजनेस का ओनर अपने घर का रेंट पे करता है तो उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। तो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का तो है, पैसे तो इन्वॉल्व हैं, पर फिर भी वो हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं है, इसलिए वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया एज इकोनॉमिक इवेंट। तो उसको हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है। तो दो चीज़ें देखनी है आपको आइडेंटिफिकेशन करते समय, कि उसका नेचर फाइनेंशियल हो और दूसरा वो उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो। दूसरा जो हमने लिखा हुआ है मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट
हमने ये तो देख लिया कि भाई रेंट दिया, हमें पता चल गया कि हमने रेंट जो है अपने ऑफिस के लिए दिया है, ठीक है। अब दिया है पर कितना दिया, तो वो जो कितना दिया है उसका आंसर होता है मेज़रमेंट। तो इट मीन्स क्वांटिफिकेशन, जिसमें एस्टिमेट भी इंक्लूड है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का जिसको हम रुपीज़ में या पैसे में नाप सकें, वो कहलाता है मेज़रमेंट। अगर कोई हमें बताए या हम रेंट को ये जान पाए कि रेंट जो है 5,000 रुपये पर मंथ हम पे कर रहे हैं, तो जब वो 5,000 रुपये हमें पता चल गया, दैट्स मीन्स उसकी मेज़रमेंट हो चुकी, ठीक है। तो ऐसी हर ट्रांजैक्शन को हमें बुक में रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। मान लिया कोई ओनर है, वो बिज़नेस के लिए काम कर रहा है, ठीक है, और बिज़नेस के लिए जो वो काम कर रहा है उसके लिए हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि वो कितने रुपए का काम कर रहा है बिज़नेस के लिए। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हम उसको सैलरी के इक्विवेलेंट, वैसे तो उसको सैलरी दी नहीं जाती क्योंकि जब ओनर काम करता है तो वो खुद सैलरी नहीं लेता, पर कभी कभी आप देखोगे पार्टनरशिप में वहाँ सैलरी दी जाती है। तो जब सैलरी दी जाए तो कितनी सैलरी दी जाए ये डिसाइड करना होता है, तो वो आपस में मिल के करते हैं, तो इसलिए उसको क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले 2 चीज़ें वहाँ याद रखनी है कि नेचर फाइनेंशियल होना चाहिए, पैसे से संबंधित हो, और दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो। फिर उसका मेज़रमेंट कितने की है ये जानना। फिर नेक्स्ट जो आता है वो रिकॉर्डिंग आता है। रिकॉर्डिंग में आप ये समझिए कि रिकॉर्डिंग में आप 3 चीज़ें करेंगे। एक को हम खुद ही रिकॉर्डिंग कहते हैं, जो यहाँ लिखा ही हुआ है। रिकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो हम इसमें जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये आगे पढ़ोगे आप क्या होती हैं, अभी आप समझो कि रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री पास करना, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्डिंग का पार्ट। सेकंड में आप रिकॉर्डिंग में करोगे क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब जो सिमिलर नेचर की जर्नल एंट्री लाखों हो जाएंगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप कैसे पता लगा पाओगे कि कितना, मतलब आपको कहा जाए कि ये बताओ कि 1 महीने में कितना कैश आया, तो इतनी सारी जर्नल एंट्री हैं, कहाँ तक उसमें ढूंढोगे आप, नहीं पता लगा पाओगे। तो जितनी जर्नल एंट्री कैश से संबंधित हैं उन सबको क्लासीफाई कर लोगे और आप उसका एक लेजर अकाउंट क्रिएट कर दोगे। तो जो लेजर अकाउंट बनता है वो क्लासीफाइंग कहलाता है। और थर्ड आप इसके अंदर जो करोगे वो समराइजिंग करना होगा। समरी बनाना सीखा है ना आपने इंग्लिश में, तो वो ही समराइजिंग यहाँ पर होता है। तो इस समराइजिंग में आप, क्योंकि लाखों जर्नल एंट्री हैं और हो सकता है हज़ारों लेजर अकाउंट हो, तो कैसे पता लगाओगे पाओगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं। तो हमें इसमें इस समराइजिंग के अंदर हम 3 अकाउंट बनाते हैं। पहला हमारा जो अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। दूसरा हम इसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो बनाते हैं हम बैलेंस शीट। तो ये कहलाती हैं समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग में आप समझिए कि ये 3 स्टेप हमें करने होते हैं। तो वंस द इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई हो गए, मेज़र हो गए, तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये 3 बुक्स हैं जर्नल एंट्री की, जिसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, लेजर अकाउंट और फिर ये 3 अकाउंट। और सारी वो ट्रांजेक्शन ली जाती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड की जा सकती हैं, और सारी कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में होगा तो एक सिस्टमेटिक वे में होंगी, डेट वाइज होंगी, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा रिकॉर्डिंग करने का पूरी प्रक्रिया। अब हम आगे आ जाते हैं और कम्युनिकेशन पर चलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब जो भी लोग मेरी इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, जिनको हम यूज़र्स कहते हैं। यूज़र 2 होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, उन तक वो डिलीवर की जाए, ये कहलाता है कम्युनिकेशन करना। द इकोनॉमिक इवेंट जो आइडेंटिफाई हो गए, मेज़र हो गए और रिकॉर्ड हो गए,
तो उससे जो पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन है वो उन यूज़र तक पहुंच पाए, ये हम कम्युनिकेशन में करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है अकाउंटिंग की, जो शुरुआत होती है एक इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई करने से, फिर उसको मेज़र करने से, फिर रिकॉर्ड करने से। रिकॉर्ड में आप 3 करोगे, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग, और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करोगे रिज़ल्ट को। ये अकाउंटिंग प्रोसेस थी। अब अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने अभी देखा कि इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो बहुत सारे यूज़र्स के काम आती है। तो अगर किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मुझे यूज़फुल बनाना है तो वो हमारे लिए इस टाइप की होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में मदद कर सके, ठीक है। उसके ऐसी इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो जो जितने भी डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेने हैं वो उनको ले पाए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, हम उस इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर सकें, मतलब कि भरोसा कर सकें कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और ओरिजिनल डाटा के बेस पर बनी है, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए। फिर ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल होनी चाहिए प्रेडिक्शन में और इवैल्यूएशन में। किस चीज़ को प्रेडिक्शन और किस चीज़ को इवैल्यूएट करना है, अमाउंट को, कब, टाइमिंग को, और उसके बाद कितनी अनसर्टेनिटी है। जो भी कैश फ्लो होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसको प्रिडिक्ट करने में और उसको इवैल्यूएट करने में भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मदद कर पाए, ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो जज कर पाए मैनेजमेंट की एबिलिटी को, कि मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया या मैनेजमेंट ने उतना अच्छा काम नहीं किया, क्या हम अपने गोल को अचीव कर पाए, ये भी हम उससे देखेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सब कामों में हमारी मदद करे, ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। फिर है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटी अफेक्टिंग द सोसाइटी। हम डोनेशन दे रहे हैं, हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी दे पा रहे हैं, रोज़गार प्रदान कर पा रहे हैं, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो सोसाइटी से संबंधित जो भी काम हमने किए वो भी वहाँ से पता चल पाएँ। तो ये कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के फीचर्स थे जो होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस का मतलब टाइप्स, कितने प्रकार की अकाउंटिंग हम करते हैं। तो आप देखोगे इसमें 3 टाइप की अकाउंटिंग है हमारी। शुरुआत हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से करते हैं। जो हम पूरे 11th और 12th में सीखेंगे वो यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टेमेटिक वे में रिकॉर्ड करना हमें सिखाएगी, ठीक है, और उसी के बेस पर फिर हम रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से ही पता चलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट से संबंधित है, लागत से संबंधित है। तो इसमें हम असरटेन करते हैं कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर किए या जो सर्विस हमने रेंडर दी उसमें कितनी लागत आई, वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ढूंढते हैं। इसके बेस पर फिर हम अपनी गुड्स के या अपनी सर्विस के प्राइस निश्चित कर सकते हैं। तो ये फिक्सिंग ऑफ प्राइस में हमारी मदद करती है। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अभी आप पढ़ रहे थे कि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, उसमें एक यूज़र मैनेजमेंट भी था। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट की हेल्प कर सके, किसमें, डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारी इन 3 चीज़ में मदद कर पाए। तो ये 3 मेन ब्रांच हैं जो आज के समय में चल रही हैं। ये जो ये वाली है ये लेटेस्ट है, ये 2 काफ़ी समय से चल रही हैं। आगे चलते हैं हम टॉपिक पे। अगला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनको अभी री एग्ज़ाम लेना है उनके लिए ये एटलीस्ट 4 मार्क्स का है, जो लगभग 100% आता है। तो आप इसको ज़रूर समझ लीजिए कि एक जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अकाउंटेंट के थ्रू, वो क्वालिटेटिव हो, मतलब कि उसमें ऐसी क्वालिटी हो जो लोगों के जो भी उसको यूज़ करेंगे उनके काम आ सकें। तो वो क्या क्वालिटी है जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। तो पहली आती है रिलायबिलिटी। वो रिलायबल हो, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय हो।
तो जो भी यूज़र उसको यूज़ करे वो उस इंफॉर्मेशन पर उसको सही मान सके, मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड रह कर सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, वो बायस ना हो और उस पर फेथ किया जा सके, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें यूज़र्स को प्रोवाइड करनी होती है। तो पहली क्वालिटी क्या हो किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, कि उस पर भरोसा किया जा सके, वो रिलायबल हो। दूसरा आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है मेरे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। तो ऐसी कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब ही रेलिवेंट हो सकती है जब वो एक तो समय पर अवेलेबल हो, दूसरा उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर मैं प्रेडिक्शन कर सकूं, फीडबैक ले सकूं और वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो बेसिकली बात ये है कि हम रेलिवेंट उसको कहेंगे जो मेरे से संबंधित हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक ओनर अपने बिजनेस का रेंट, घर का रेंट पे कर रहा है, तो क्या वो बिजनेस के लिए रेलिवेंट है? नहीं। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें ना हो जो हमारे बिजनेस से संबंधित ना हो। तो नॉर्मली ये होता नहीं है, जब आइडेंटिफिकेशन होता है जब ही हम उन चीज़ों को निकाल देते हैं। बट अगर कहीं गलतियां होती हैं और ऐसी कोई इररेलीवेंट चीज़ हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आ जाती है तो वो एरर के ऊपर बेस्ड हो गई, तो इसलिए उस पर रिलायबिलिटी भी नहीं किया जा सकता। तो अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो वो रिलायबल भी नहीं है। तो यूज़र्स की वो मदद कर पाए प्रेडिक्शन करने में कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ और भविष्य में क्या हो सकता है। तो मैनेजमेंट की मदद करें, इन्वेस्टर की मदद करें, ठीक है, और वो ये कंफर्म कर पाएँ, ये करेक्ट कर पाएँ कि जो पास्ट में हमने सोचा था वो या तो कंफर्म हुआ होगा या उसको मैं सही करूँगा। प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें अब की बार सेल को 10% बढ़ाना है, तो आप सेल को 10% बढ़ा हुआ कहाँ देख पाओगे? अपनी उसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से या तो मुझे कंफर्म होगा कि मैंने 10% सेल बढ़ा दी, और या मुझे इस साल उसको करेक्ट करना पड़ेगा कि 10% सेल क्यों नहीं बढ़ी, क्या कारण था और मैं उनको कैसे सुधार सकता हूँ। तो उसको कहा जाता है रेलिवेंट। दो हो गई, अब अगली दो आती हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी को समझते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब आपको पता ही है, समझ में आना। तो हर लोग टेक्निकली नॉलेज नहीं रखते अकाउंट्स की, तो उनके सामने इंफॉर्मेशन इस रूप में पेश की जाए कि जिस तरीके से हमने उसको बनाया है वो उसी तरीके से उन तक पहुँचे, लेकिन इतना सिंप्लीफाई वे में हो कि जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी समझ पाए कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या बता रही है। हम ये दिखा पाएँ कि प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, तो वो दिखे वहाँ पर कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। हम ये दिखा पाएँ कि हमारे डेटर जो हैं वो हमें समय पर पैसे दे रहे हैं और हम अपने क्रेडिटर को समय पर पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो डेटर वो लोग होते हैं जो हमें पैसे जिनसे लेने होते हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको भी समझ में आए कि अभी तक आपको नहीं पता, अगर मान लिया मैं मानूं कि डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं, तो आप भी समझ पाओ कि मैं क्या कह रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन इस रूप में प्रेजेंट करनी चाहिए। और कंपेरेबिलिटी का मतलब कंपैरिजन किया जा सके। तो डाटा ऐसा हो जो पीरियड जिस पर हम उसको ले रहे हैं वहाँ पर जो यूनिट हमने मेजरमेंट की यूज़ की है वो सेम हो, वो फॉर्मेट भी रिपोर्टिंग का सेम हो। मतलब कि जो मेथड, जो तरीका हमने लास्ट ईयर अपनाया था वही हम इस बार अपनाएं, सो दैट उनके बीच में कंपैरिजन की जा सके। तो इसमें मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ कि डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके होते हैं। आगे आप पढ़ोगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। अभी आप ये समझो कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि मेथड दो हैं डेप्रिसिएशन के, पहला है स्ट्रेट लाइन और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपने एक साल तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर लिया और एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लिया, और फिर कहते हो कि आप इन दोनों को कंपेयर करो, हो ही नहीं पाएगा क्योंकि दोनों से अलग अलग फिगर आई होंगी, ठीक है। तो कंपैरिजन जब ही हो पाएगी जब आप बेस सेम रखो। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है कि डाटा ऐसा हो जिसका बेस सेम हो और उसके बेस पर हम उसको कंपेयर कर पाएँ। तो ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप इनको याद रखोगे
तो आप 4 नंबर कंफर्म ले पाओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्यों अकाउंटिंग की जाती है ये आपको समझना है। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक बिजनेस में रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएँ जितनी भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं। तो अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैं आपको बता ही रहा था कि मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन करता हूँ उनको मैं लिखित रूप में अपने पास रख सकूँ, सो दैट मैं उनको कभी भी निकाल कर चेक कर सकूँ, कभी भी उनको वेरीफाई कर सकूँ और कभी भी एविडेंस के रूप में उनका यूज़ किया जा सके, तो वो वेरीफिकेबल हो और एविडेंस के रूप में काम करे। साथ ही साथ मैं हर चीज़ को याद नहीं रख सकता, हर ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख सकता, इसलिए मुझे उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रखना पड़ता है। पहला उद्देश्य ये है। दूसरा है कि हम कैलकुलेट कर पाएँ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम असरटेन कर पाएँ कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया या उसको लॉस हुआ किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, ठीक है। अभी जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। तो उसके बीच में हम ये पता कर पाऊँ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरा, जो ओनर होते हैं वो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो ये देख पाएँ कि कंपनी में जो हमने पैसा लगा रखा है हम उससे प्रॉफिट कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, या कितना कमा पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्रॉफिट को या लॉस को आइडेंटिफाई कर पाएँ। जो भी ओनर हैं वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, वो है डिप्रीशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिप्रीशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि हमें हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी इमेज दिखाई जा सके। डिप्रीशन का मतलब होता है एक इमेज के रूप में किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है वो रिसोर्सेज जो कंपनी ने ओन कर रखी है, मतलब कि जो कंपनी के पास संपत्ति के रूप में है, उनको हम एसेट्स कहते हैं। और जो क्लेम हमारे ऊपर है दूसरों का, ऐसी रिसोर्सेज को भी हमने रिकॉर्ड कर रखा है, उनको हम लायबिलिटी कहते हैं। और जहाँ ये दोनों चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो बैलेंस शीट कब बन पाएगी? जब हम उससे पहले की प्रक्रिया को कर पाएंगे, मतलब कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, क्लासीफाइंग कर पाएंगे, उसके बाद समरी बनाएंगे और समरी में ये बैलेंस शीट हमारे सामने आएगी, जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा कि कितनी हमारी संपत्ति है और कितना हमारे ऊपर उधार है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। ये यूज़र मैं आपको बहुत देर से बता ही रहा हूँ। तो उन सब यूज़र्स को जो एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं उनको मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट के रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में, एक ग्राफ के रूप में कम्युनिकेट कर पाऊँ, इसके लिए भी मैं अकाउंट्स को बनाता हूँ। और मैनेजमेंट के जो काम आती है वो डिसीजन में आती है, तो उनको डिसीजन मेकिंग में भी हम हेल्प कर पाएँ। तो उन सब यूज़र्स को मुझे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए भी मुझे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड को रखना पड़ता है। इसी के साथ हमारा जो अभी का टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला काम देखेंगे कि कौन कौन वो यूज़र्स हैं, कैसे कैसे वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या एडवांटेज हैं अकाउंटिंग की और क्या लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ये भी हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही।